दिस इज द फर्स्ट थर्ड चैप्टर इन द सीरीज। अलजेब्रा का ये थर्ड चैप्टर है जिसमें तुमको कुछ फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। ये बचपन से तुम लोग ये सीखते आ रहे हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो बनता था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे माइनस करा दूं तुम यहाँ पे माइनस कराते। अगर मैं ये बोल देता कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या है, तुम बोलते सर ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर और ये प्लस तुम्हारा बी क्यूब आ गया। ठीक है, ये अपन टेंथ इससे पहले तो तुम सीख चुके थे। क्वाड्रेटिक में भी हमने ये सब देखा था। अगर मैं तुमसे ये पूछ लेता कि सर a प्लस बी रेस टू 50 कितना है, आप शायद तुम लोग ये बोल नहीं पाते। अगर मैं ये पूछ लेता कि a प्लस बी रेस टू 13 कितना है, अब अपन डायरेक्ट नहीं बोल पाते क्योंकि अब तक हमने जो क्वाड्रेटिक में भी देखा था क्यूबिक तक हमारी रेंज थी, यहाँ तक तो हम लोग सॉल्व कर सकते थे। अगर किसी ने 8 प्लस बी रेस टू 5 बोला, a प्लस बी रेस टू 4 बना, a प्लस बी रेस टू 6 बोला, तो ये वाला तुम लोग एक और फंडे से भी कर सकते थे जिसका नाम था पास्कल्स ट्रायंगल। याद है किसी को पास्कल्स ट्रायंगल? यस सर। पास्कल्स ट्रायंगल में हम लोग कैसे करते थे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 1 रहेगा। ठीक है, उसके बाद इस वन को एज इट इज लिखो, ये गया 1 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, और बीच में इन दोनों का एडिशन कर देना है, तो 1 प्लस 1 तुम्हारा 2 बन गया। और अगर इसको और खींचना है तो तुम क्या करो, इस वन को पास ऑन कर दो, ये वाले को यहाँ पे पास ऑन कर दो, इन दोनों का एडिशन करा दो, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, तो बीच में आएगा 3 3। इसको और एक्सपेंड करना है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये फैलता जाएगा, दोनों का एडिशन लिखते चलना बीच में। ये क्या बना तुम्हारा 4, ये 6, ये 4। फिर से एक बार, ये 1, ये 5, ये 10, ये 10, ये 5, ये 1। कैसे? ये तुम ये 1 1 फैलते जाएंगे ऐसे ट्राइंगल्स में, और बीच में एडिशन, नंबर्स के एडिशन होते जाएंगे इधर। तो ये और एक बार लिखो, तो ये बन गया 1, ये 6, ये 15, ये 20, ये 15, ये 6, ये 1। चेक करो फिर से एक बार, ट्रायंगल बढ़ते जा रहा है। और ये सब क्या है? ये है तुम्हारे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है तुम्हारा a प्लस बी का होल क्यूब, ये है तुम्हारा a प्लस बी रेस टू 4, ये बनेगा a प्लस बी रेस टू 5, और ये बनेगा a प्लस बी रेस टू 6। चेक करना है, चेक कर लो। अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात कर रहा हूँ इसकी, तो कोएफिशिएंट क्या आता है? 1 1 और 2। चेक करो, 1 1 और 2। अगर मैं क्यूब की बात करता तो आंसर क्या आता? 1 3 3 1। देखो 1 3 3 1। अगर मैं फोर्थ की बात करता तो 1 4 6 4 1। ये तुम लोग कर लेते, लेकिन इसका एक्सपेंशन लिखना कैसे है फिर? इसका एक्सपेंशन हम लोग लिखते हैं। देखो अगर मुझको सपोज इसको लिखना है, सपोज मैं ये वाली जो टर्म है 6 टर्म, इसको लिखना है, तो कैसे लिख दूंगा? a प्लस बी रेस टू पावर 6 अगर करना है तो पहला और लास्ट वाला तो परफेक्ट इनका पावर होता है। लाइक मैं अगर पहला वाला बोल दूं, ये बनेगा a टू द पावर 6, और लास्ट वाला बनेगा मेरा b टू द पावर 6। ये तो कंफर्म बात है कि पहले को और दूसरे को पूरा पावर मिल जाता है। यहाँ पे तुम देख सकते हो क्यूब में, देखो पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब लास्ट में आ गया था। बीच में तुमको खाली कोएफिशिएंट ऐड करने हैं। कोएफिशिएंट ऐड कैसे करने हैं देखो, अब यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे प्लस 6 लिख दो। ठीक है, अब लिखते समय क्या करना है, इसका पावर कम करना है। किसका? a का पावर, जो a टू द पावर 6 लिखा ना तुमने, इसका पावर कम करो, b का पावर बढ़ाओ, तो आंसर क्या बनेगा? a टू द पावर 5 बन जाएगा, ये बन गया तुम्हारा b। फिर से एक बार यहाँ से कोएफिशिएंट उठा लो, 6 के बाद तुम्हारा 10 आ रहा है, तो उठाओ 10 को, 15 को, यहाँ 15। फिर से एक बार इसका पावर कम करा दो, a टू द पावर 5 था, ये बन गया a टू द पावर 4। और इस बार देखो एक का पावर घटाना है, दूसरे का पावर बढ़ाना है, ये बन गया तुम्हारा b स्क्वायर प्लस 20 आया, a टू द पावर 3 b टू द पावर 3। अब क्या आएगा तुम्हारा 15 a टू का पावर a रेस टू मतलब a स्क्वायर b टू द पावर 4, एंड उसके बाद क्या आएगा वाला तुम्हारा 6 टाइम्स a इंटू b टू द पावर 5, एंड लास्टली b टू द पावर 6। ये होता है एक्सपेंशन बाय पास्कल्स ट्रायंगल्स। देख लो कैसे करना है। कोएफिशिएंट तुमको पास्कल्स ट्रायंगल से लेने हैं, हाईएस्ट पावर यहाँ पे दे देना है, और पावर देने के बाद कोएफिशिएंट्स और पावर का यूज करके तुम लोग को a का पावर घटाना है और b का पावर बढ़ाना है। देखो यहाँ पे b का पावर 0 था, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 बन गया। यहाँ पे a का पावर 6 5 4 3 2 1, और यहाँ पे 0 बन गया। यूज किसका किया मैंने? इस कोएफिशिएंट का यूज किया। आई गेस तुम लोग ये सब तुम लोगों ने देखा होगा शायद यस 10th सर। तक। यस सर। ठीक है, लेकिन अब ना ये तो ठीक है सर, आप 6 तक लिख रहे हो, समझ में आ रहा है, तुम देख रहे हो
पेज भरते, अब स्पेस नहीं मिल रहा मेरे को यहाँ पे लिखने का। अगर यही चीज अगर मेरे को 17 तक लिखनी थी, a + b⁻7, ये फैलते फैलते जाएगा, बहुत बड़ा जाएगा और कोएफिशिएंट लिखने में बहुत दिक्कतें होंगी। तो उससे बाईपास करने के लिए हम यूज करते हैं जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। बहुत फंडामेंटल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पिछले वाले किसी भी चैप्टर का कोई रिलेशन नहीं, पूरा फ्रेश चैप्टर। बाइनोमियल थ्योरम में अगर मेरे को ये लिखना है a + b⁻n, इसका फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे n ले रहा हूँ, n इसका फॉर्मूला होता है, इसकी जनरल टर्म बोलते हैं उसको एक्चुअली, या फिर इसका एक्सपेंशन होता है, वही फंडा, हाईएस्ट पावर दे दो a का पावर n। बस यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग कोएफिशिएंट निकाल रहे थे, अब कोएफिशिएंट नहीं निकलेंगे, इसको लिखते हैं nc1। nc1 इसका पावर घटाओ, ये बन गया a के पावर में n-1 इंटू b का पावर बढ़ाओ, इसका पावर बढ़ाओ, आ गया b प्लस ये बन जाएगा nc2, ये बनेगा a के पावर में n-2 b का स्क्वायर प्लस nc3 a के पावर में n-3 b का क्यूब प्लस nc4 a के पावर में n-4 b के पावर में 4, एंड ये कब तक चलते जाएगा, ये चलते जाएगा ncn b के पावर n तक। चेक करो, a⁻n, a⁻n-1, a⁻n-2, n-3, n-4, n-5 करते 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 a⁻0 तक पहुंचेगा, जो लास्ट की टर्म होती है। और दूसरी टर्म में यहाँ पे b² b³ b⁻4 b⁻5 b⁻6 b⁻7 बढ़ते 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 कहाँ जाके रुकेगा, जब तक b को उसका टोटल पावर नहीं मिलता तब तक, तो मिल गया b का पावर n। उसके बाद यहाँ पे nc1 nc2 nc3 nc4 nc5 nc6 आके जाकर रुका हम लोग ncn तक। सर ये ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये nc क्या चीज है? इस nc को बोला जाता है कॉम्बिनेशंस। ये तुमको ज्यादा देखने को मिलेगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में भी। कॉम्बिनेशन क्या होता है, अगर ये मतलब मैंने ये बोला कि मेरे को 10 में से 4 ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसको रीड करता है 10c4। किसी ने ये बोला कि मेरे को 5 में से 2 चाहिए, तो 5c2। वैसे अब इनको सॉल्व कैसे करता है, सॉल्व करने का 2 तरीके हैं। इस चैप्टर के लिए तुम्हारा दोनों यूज हो सकते हैं, लेकिन अप टू यू, तुमको जो कंफर्टेबल लगे उसमें सॉल्व करो। पहला है एनसीआर। एनसीआर को सॉल्व करने का तरीका, n फैक्टोरियल के नीचे r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है सर? फैक्टोरियल का मतलब 3 फैक्टोरियल का अपन लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। जो भी नंबर है उसका उसकी गाड़ी 1 तक पार्क कराओ। अगर मैं बात कर रहा हूँ 7 फैक्टोरियल की, तो आंसर बनेगा 7 6 5 4 3 2 1। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। बीच में डॉट नहीं है, प्रोडक्ट है वो। अगर मैंने ये बोला कि मेरे को 5 फैक्टोरियल बनाना है, 5 फैक्टोरियल, तो कैसे बनेगा? ये रहा तुम्हारा 5 फैक्टोरियल, तो लिख दो 5 4 3 2 1 की मल्टीप्लीकेशन। सेम सबके लिए। अब जैसे ही एनसीआर को सॉल्व करना है, तो ऊपर n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, मतलब तो किसी ने ये बोला कि भैया 7c3 को सॉल्व करो इस फैक्टोरियल मेथड से, तो कैसे करोगे? ऊपर आएगा तुम्हारा 7 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आएगा तुम्हारा 3 फैक्टोरियल इनटू दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 - 4 7 - 3 4 फैक्टोरियल। इनको सॉल्व कर लो। अब सॉल्व भी कैसे करना है, ऑब्जर्व करो। 7 फैक्टोरियल को मैंने ऐसा लिखा 7 6 5 4 3 2 1। क्या कोई बता सकता है ये वाला सीन क्या है, ये चीज क्या है? क्या ये यही है? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल? मैं इसको, और ये क्या चीज है फिर, ये क्या चीज है ये पूरी की पूरी, ये क्या 6 चीज है? फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल। मैं इसको लिख दूं, 7 को लिख दूं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, फंडामेंटल। अब मेरे को अगर इसको सॉल्व करना होता, ऊपर वाले को सपोज इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो मैं क्या लिख दूं, 7 फैक्टोरियल लिख दूं क्या, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर में भी ये तुम्हारा 4 फैक्टोरियल एज इट इज था, 3 को लिखा मैंने 3 2 1। चेक करो, 7 फैक्टोरियल को मैंने तोड़ा 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल में, और ये 3 फैक्टोरियल को मैंने लिखा 6, और ये 4 फैक्टोरियल एज इट इज। इससे हुआ क्या, ये देखो, इससे ये कट गया, 3 to the 6 से 6 कट गया, आंसर कितना बन रहा है 35। ऐसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। ये रहा पहला मेथड।
अब जिसको पसंद नहीं आया वो लोग सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड ऐसी है कि अगर तुमको ये बोला गया है सर 7C3 की वैल्यू कहाँ से आई? ये क्या किया मैंने, ये क्या किया, यही तो किया, तो ध्यान नहीं होता है क्या? सर ये ते वाला तुम्ही कट कर केलं सर ते 7 तक आया तो 4 कट केलं मग काय? वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन। हाँ क्या क्या काय काय केलं? सर वो कैसे लाया कि 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल? तेरा ध्यान होता नहीं है शायद, ये बोला था ना मैंने, n फैक्टोरियल की नहीं 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये रहा 7 फैक्टोरियल, ये रहा तुम्हारा 3 फैक्टोरियल, फिर दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 4 फैक्टोरियल। ठीक है, एक और चीज, इसको या तो ऐसे सॉल्व करते हैं या तो एक और तरीका भी है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये रिकमेंडेड नहीं है इस चैप्टर के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम, तुम ऐसे भी इसको भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 7C3 को सॉल्व कैसे करोगे देखो, जिसको पसंद आया वो ये मेथड यूज करेंगे, जिसको पसंद नहीं आया हर एक का अपना अपना चॉइस है। देखो जो तुम्हारा नीचे वाला है उसकी गाड़ी 1 तक पार्क कराओ, तो आंसर क्या बनेगा 3 2 1। ठीक है, और ऊपर वाला जो है उसको इतनी बार पीछे लिखो, 7 को 3 बार पीछे, 7 6 5 कैंसिल क्या हो गया, 6 से 6 कैंसिल हुआ, आंसर आया तुम्हारा 35। जिसको ये पसंद आया तुम फैक्टोरियल से सॉल्व करो, जिसको ये पसंद आया तुम इससे सॉल्व करो, अल्टीमेटली आंसर निकालना अपना काम है। सर अगर ये मैं वाला नहीं समझा मैं। सब कुछ नया है, तुम लोग को बहुत सी चीजें नहीं समझेंगे, थोड़ा पेशेंस रखो। सर नो नो डाउट्स प्लीज। ये तुम्हारा है, सपोज 8C3 को 8C4 को सॉल्व करना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करो, डिनोमिनेटर में जो है उसको 4 बार पीछे लिखो। तो क्या लिखोगे इसको, ये आगे देखो तुम्हारा 4 3 2 और 1 आ गया। अब ये जो 8 है, इस 8 को 4 बार पीछे लिखना है, 4 बार, तो कैसे लिखोगे 8 7 6 4 सॉरी 6 और 5 हो गया। अब क्या 4 2 जा 8 से 8 कैंसिल हुआ, 3 1 जा 3 2 जा से 2 कैंसिल हुआ, तो 10, आंसर क्या बना 70। एक और करके दिखाता हूँ फिर तुम्हारे डाउट्स लूंगा। और मैंने ये निकालने के लिए बोला है कि मेरे को तो 10, कैंसिल नो डाउट्स प्लीज, तुम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो मेरे को अभी। 10C4 को सॉल्व करना है। ठीक है, या मैं 10C6 को कर लेता हूँ सॉल्व। अब कैसा है देखो, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में, ये तुम्हारे लिए नया है मेरे को पता है, थोड़ा पेशेंस रखो ना। ये 6 है, 6 को 1 तक नीचे वाला जो है उसकी गाड़ी 1 तक पार्क कराओ, तो गाड़ी क्या बनेगा, ये 6 5 4 3 2 1 आ गया, आ गया। अब इस 10 को 6 बार पीछे लिखना है, 6 बार, तो कैसे लिखोगे 6 बार पीछे उसको, कैसे आएगा तुम्हारा, ये 10 9 8 7 6 और 5, सही जा रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 210 अब कैसे काटा काटा काटी कर लो फिर, 5 2 जा 10 से 10 कटा, 4 6 से 6 कटा, 3 1 जा 3 3 जा 4 1 जा 4 2 जा, आंसर इज 7 2 जा 14 14 3 जा 42 आई गेस। ये तुम्हारा आंसर, अब पूछो जो पूछना है, अब पूछो जो पूछना है। सर वो 5 के आगे क्यों नहीं गए? मैं बोला ना उसको उतना ही लिखना जितना उसका टाइम है, इसका उतना काम है। 10 को मैंने यही तो बोला, 10 को 6 बार पीछे लिखो खाली, बस 6 बार लिखना है, बाकी खत्म। 6 बार तो 5 पे जाकर रुकना, तो 5 पे 5 ही आंसर आएगा ना उसका। सर हमें सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दो ना। हाँ मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम लोग पेशेंस ही नहीं तुम्हारे अंदर, ये कैसे आया वो कैसे आया, मैं बोल रहा हूँ रुको तो सही, तुम्हारे लिए नहीं हुआ है तुमको ये सब चीजें, फर्स्ट टाइम देख रहे हो। वाटतं कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं, ये करना है तुमको। मल्टिप्लिकेशन चुकलंय वाटतं वरतं चुकले सर क्या, वो 42 कैसे सर आया? उसको इंटू 5 इंटू 5 बाकी है क्या, ओ अच्छा, 90 सर 210 210 आ रहा है ये, सॉरी है, ठीक है। अब ये वाला मेरा ध्यान उस पर नहीं था एक्चुअली, तुम लोग ये कर रहे हो अभी। चलो ये कर लो, चारों करो, चलो 56। चारों करो, चारों करो, solve। 56 चारों करो। दूसरे का 120। 120 ओके।
लास्ट का 18। ओके सर लास्ट का 126। ठीक है, कोई नहीं 126। कोई नहीं, तुम लोग 120। सॉल्व कर रहे हो पहले, मैं बाद में देख लूंगा। अभी तो फिलहाल मैं तुमसे बस पहले देख ही रहा कितने लोग कर पाएंगे। सर फर्स्ट में 56 120 और Okay. 126। ऑलराइट, सर 56 120। ओके यस सर, Sir, 56 120 120 और 126। 56 120 126। हो गए सर? ऑलराइट हाँ सर। ऑलराइट, सबका भी अब हो गया सेट सभी हाँ के सर, सभी इसमें? हाँ अब सर, हो सब गए समझ सेट, में। हाँ ये सर। सॉल्व कैसे करते हैं? सर। थोड़ा वही हाँ बोलो, सर। थोड़ा ना पेशेंस Yes. रखा करो। बहुत इम्पेशेंट हो तुम लोग, बहुत। थोड़ा पेशेंस, मैं वही बोल रहा, थोड़ा पेशेंस रखो, हो जाएगा, अभी तो शुरू हुआ है। चलो 8C3 मैंने बोला ना, इसका 20। प्रीवियस चैप्टर से कोई लेन देन नहीं है। तुम्हारा पिछला वाला हुआ है या नहीं हुआ, ये नया है, पूरा फ्रेश कंसेप्ट है ये। देखो जिनका हुआ नहीं है उनके लिए सबसे पहले मैंने जो बोला, डिनोमिनेटर में जितना भी है उसको उतनी बार पीछे लिख दो, तो आंसर बना 3 2 1। उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि अगर यहाँ पे तुमको 8 दिख रहा है, उसको 3 बार पीछे लिखना है। अब 8 7 6, अब लिखना ही 3 बार पीछे है। तो तुमने ये पूछा कि सर इसके नीचे क्यों नहीं लिखा आपने? अब लिखना ही नहीं है तो लिखू क्यों मैं? कंसेप्ट ही वही है, 3 बार लिखना है, तो 3 बार मैंने लिखा। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर क्या बना इसका 56। ये पहला आंसर क्लियर। अब दूसरा वाला क्या है तुम्हारे पास, ये 10C3, ये 10 3 बार फिर से एक बार, तो क्या बना 3 2 1, 10 को 10 9 और 8, 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 4 जा, आंसर बन रहा है 120। और 9C4 को तुम बता दोगे मेरे को आंसर क्या है डायरेक्टली? कोई बताएगा क्या है इसका डायरेक्ट आंसर? 126 126। अब इसमें भी अगर तुम्हारे कैलकुलेशन अगर मिसमैच हो गए तो उसमें मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा। ठीक है, इतना क्लियर है अभी? अब और देखते हैं कंसेप्चुअली और क्या कंसेप्ट है इसके। बोला ये गया था कि फॉर्मूला, इसके कुछ फंडे हैं। नंबर 1 कि ये एनसीआर में हमेशा, मैं बात कर रहा हूं हमेशा, ये जो n है इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू r। ये r या तो n जितना होगा या n से छोटा होगा, लेकिन r कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता। ये तुम्हारा पहला फंडा है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं कि ये जो n है वो r से हमेशा बड़ा रहेगा। तुम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, 3C10 तुम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि फंडा ही नहीं है, 10 बड़ा हो ही नहीं सकता। इट हैज टू बी लेस देन ऑलवेज n से। पहला फंडा क्लियर। दूसरा फंडा, अगर ये लिख लेना अपने बुक्स में, एनसीआर को सॉल्व करना है और r अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, NCN-R। किसी ने ये बोला कि भैया 100C99 का वैल्यू बताओ, तुम ये तो नहीं लिख सकते ना 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 96 95, इतना बड़ा तो नहीं लिख सकते ना, नंबर लिखने में बहुत तकलीफ होंगी तुमको। तो जब भी नीचे वाला नंबर तुमको बड़ा दिखे तो उसको डायरेक्ट n-r करा दो। आई मीन टू से, किसी ने बोला 10C9 का वैल्यू बताओ, तो सीधा बोल देना सर इसका वैल्यू 10C1 और 10C9 एक ही चीज है, क्योंकि डायरेक्टली इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तुम्हारा एनसीआर जितना ही होगा। तो यहाँ पे 10C9 का वैल्यू ही 10C1 बन सकता है, मतलब बनता ही है। अगर मैंने ये बोला कि भैया 9C7 निकाल के दिखा, तो बोलेगा सर काय को इतना बड़ा करूं मैं, इसको 9C2 कर लेता हूँ सॉल्व, क्योंकि प्रॉपर्टी वही है कि 10C9 इनको डिफरेंस यहाँ पे तो तुम लिख सकते हो। अब अगर तुमको 9C2 ही सॉल्व करना है, दो ही तो नंबर है, तो डिनोमिनेटर में आएगा 2 into 1, ऊपर 9 है तो 9 into 8, 2 1 जा 2 4 जा, आंसर इज 36, बात खत्म। हाँ यही अगर तुम लिखते बैठे ऐसे लिखते 9 8 7 6 5 4 3, ये 7 6 5 4 लंबा जाता। बेस्ट क्या है फिर, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिख के निकल लो। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3, NC0 और NCN का वैल्यू हमेशा 1 होता है। ठीक है, NC0 और NCN हमेशा 1। तो किसने बोला 100C0 कितना है, तुम 1 बोल देना। 10C10 बोला है 1 लिख देना। दोनों के लिए सेम बात है कि NC0 और NCN हमेशा 1 होते हैं। और लास्टली
NC1 का वैल्यू होता है n ही। बट अब इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही काम का था तुम्हारे फिलहाल। पूरा चैप्टर का फेज 1 अलग है, फेज 2 जो है बीटी का पूरा यही है, जो मैं तुमको शायद 12th में कराऊंगा, 11th में नहीं करवाने वाला मैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ देखना। किसी ने ये पूछ लिया 10C0 बता, 1 लिख देना। किसी ने पूछा 10C10 बता, तो 1 लिख देना। किसी ने बोला 10C1 बता, तो 10 लिख देना। ये 3 फंडे हैं, NC0 NCN इज इक्वल टू 1, और NC1 का वैल्यू होता है n। उसके बाद NCR को तुम डिफरेंस करके लिख सकते हो। यहाँ तक मेरा फंडामेंटल आई होप तुम लोग का क्लियर हुआ होगा। इतना ही तुमको लिखना है फिलहाल। आगे बोलता हूँ क्या करना है। सर हाँ सर, सर वो NC0 की वैल्यू 1 कैसे सर, क्योंकि स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड वैल्यू। तू इसको ऐसा लिखेगा, NC मतलब तूने अगर ऐसा लिखा है कि 7C0, तो आंसर आएगा 7 फैक्टोरियल के नीचे 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, या फिर 0 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। फंडा देख ले, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल में कभी जीरो यूज नहीं करते। अगर जीरो का यूज किया तो सारे फैक्टर जीरो बन जाएंगे। अगर मैंने ये बोला होता कि 3 फैक्टोरियल की वैल्यू बता, मैंने क्या बोला 1 तक गाड़ी पार्क कराओ, 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं 0 तक पार्क करवाता तो सबके आंसर 0 आते, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 0 सब 0 होंगे ना, इसलिए 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 होता है। सर नेगेटिव आंसर कभी नहीं आता क्या? कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। ठीक है, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 होता है। नए नए हो अभी इस गली में, थोड़ा पेशेंस रखो। इसलिए 7C0 का वैल्यू 1 लिख देना, 7C7 का वैल्यू भी 1 लिख देना। बस ये NC1 का वैल्यू n होता है, ये फंडामेंटल्स है। अब मुद्दे पे चलते हैं, अपना जो मुद्दा था उस पे चलते हैं। किसी ने ये बोला कि भैया a प्लस बी रेस टू 5 का वैल्यू बताओ। तुमको फंडे क्लियर है अभी, तुमने क्या बोला, कोई बोलता नहीं है, ठीक है, कोई नहीं तुमको एक्सपेंशन के लिए कोई नहीं पूछने वाला ये पूरे 2 साल में। बस एक पता होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ। अब ये रेस टू 5 है, लिखने के 2 तरीके। पहला a का पावर फुल दे दो, a टू द पावर n, फिर बना तुम्हारा 5C1। ठीक है, 5C1, इसका पावर घटाओ, क्या बना a के, अब n मतलब कितना, तो 5 था, तो आंसर क्या बना, a का पावर 4 बना, b का पावर बढ़ाओ, प्लस ये बनेगा तुम्हारा 5C2, a का पावर घटाओ, b का पावर बढ़ाओ, 5C3, a का पावर घटाओ, b का पावर बढ़ाओ, ये बनेगा तुम्हारा 5C4, a का पावर घटाओ, b का पावर बढ़ाओ, ये बनेगा तुम्हारा 5C5, b का पावर 5। एक्चुअली यहाँ पे भी ना ये ऐसा होता है, 5C0 होता है यहाँ पे भी। अब ऑब्जर्व करो भाई लोग, 5C0 और 5C5 दोनों के वैल्यू 1 1 है, इसलिए पहले 2 स्टेटमेंट में कभी भी कोएफिशिएंट इनके नहीं आते, हाईएस्ट पावर मिल जाता है दोनों। क्योंकि यहाँ पे भी तुम्हारा हमेशा NC0 बनने वाला है, और यहाँ पे हमेशा NCN बनने वाला, जिन दोनों की वैल्यू 1 1 होती है, इसलिए दोनों सेट हो गए। अब तुमको पता है NC1 का वैल्यू होता है n, तो इसका आंसर आ गया तुम्हारा 5। अब तुमको इसको सॉल्व करना है, 5C2 कैसे सॉल्व करोगे, 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, 2 1 जा, 2 2 जा, 5 2 जा 10, तो ये आ गया मेरा 10। वैसे ही 5C3 और 5C2 एक ही बात है, अभी बोला मैंने, तो ये भी तुम्हारा 10 ही आएगा। देखो ये आ गया तुम्हारा 10 यहाँ पे। वैसे ही 5C4 मैंने बोला था NC1 का वैल्यू, या फिर ये 5C4 का और 5C1 का एक ही वैल्यू रहेगा, दोनों का डिफरेंस 1 है, इसीलिए इसका भी वैल्यू बनेगा 5। आ गया तुम्हारा एक्सपेंशन। देखो कोई भी लिखो, जितना तुम्हारा मन करे, अपने दोस्तों को चैलेंज दे देना, भैया तुम मेरे को इसका फॉर्मूला बता, जिसका बीटी हुआ नहीं उसको ये बोलना तो भैया मेरे को तू ना a प्लस बी रेशो 30 बता, 30। तुम इसको भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, कोई पूछने वाला कोई है नहीं, कंसेप्चुअली बोल रहा हूँ। तो आंसर बनेगा a का पावर 30, फिर क्या बनेगा 30C1, a का पावर घटाओ, b का पावर बढ़ाओ, प्लस 30C2, a का पावर फिर से एक बार घटाओ, b का पावर बढ़ाओ, प्लस 30C3, a का पावर घटाओ, b का पावर बढ़ाओ, करते 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 एक ऐसी टाइम आएगा जिस टाइम में a का पावर बनेगा 0 और b का पावर बनेगा 30, जो अपनी लास्ट टर्म होगी। बीच में तुम मुझे सॉल्व कर ही सकते हो अभी, 30C1, 30C2, 30C3 कोई भी सॉल्व कर लेगा अभी, क्योंकि अगर मेरे को 30C3 सॉल्व करना होता, हाँ कैलकुलेशन थोड़े लंबे जाएंगे, तो आंसर बनेगा 30 इंटू 29 इंटू 28 के डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2 इंटू 1। काटा काटी करने में मल्टीप्लिकेशन लंबा जाएगा, लेकिन तुम्हारे आंसर्स आ जाएंगे किसी भी इक्वेशन के। हाँ सर ये तो ठीक था, लेकिन सर अगर आप तो ये प्लस के लिए सॉल्व कर रहे हो, अगर यहाँ पे अगर माइनस होता तो
इधर को अगर माइनस होता तो अगर बीच वाला साइन अगर माइनस है तो तुमको ऑल्टरनेटली प्लस माइनस करवाना है। मतलब क्या, यहाँ पे आएगा तुम्हारा प्लस, फिर ये बनेगा माइनस, फिर बनेगा प्लस, फिर बनेगा माइनस, फिर बनेगा प्लस, फिर बनेगा माइनस। तो तुम्हारा आंसर ऐसा आंसर आता है। ये होता है बायनोमियल थ्योरम। अब मुद्दे पे चलते बीटी पे। अब जनरल टर्म, तुम एक चीज बताओ सबसे पहले, जब मैंने एक्सपेंशन किया था a प्लस बी के होल स्क्वायर में जब ये स्क्वायर खुलता है कितनी टर्म्स बनती है? 3 टर्म्स बनती है। देखो 1 2 3। अगर a प्लस बी का क्यूब खुला है कितनी टर्म बन रही है? 1 2 3 4 टर्म्स बन रही है। a प्लस बी रेस टू 50 अगर बनेंगी कितने टर्म्स होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स 49 51 51। याद रखना हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स, number of terms in the expansion of a plus b raised to n is n plus 1 हमेशा। तो a plus b raised to n का जनरल टर्म जो होता है, जनरल टर्म, यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है 11th का। जनरल टर्म is tr plus 1 is equals to समेशन में ncr a के पावर में n माइनस r b के पावर में r। चेक करो एक बार, जितने भी तुमने एक्सपांशन खोले थे उन सब के सब एक्सपांशन में यहाँ पे मैंने जब ये बोला था तुमको a प्लस बी रेस टू 4 बताओ, तुम बोल रहे थे सर a का पावर 4 प्लस 4c1, ये 4c1, a का पावर 3 सर, b का पावर 1, 4c2, a का पावर 2, b का पावर 2, ये बन रहा है 4c3, a का पावर 1, b का पावर 3 प्लस 4c4, a का पावर 0, b का पावर 4। ऑब्जर्व करो सब में जितना r का वैल्यू है उतना b का पावर जा रहा है। r का वैल्यू 2 है, देखो b का पावर जा रहा है। r का वैल्यू 3 है, देखो b का पावर जा रहा है। r का वैल्यू 4 था, b का पावर जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी कोई r रहेगा वो b के पावर में जाएगा। और अगर a की बात कर रहा हूं मैं तो देखो इन दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 1 देखो 3, 4 माइनस 2 देखो 2, 4 माइनस देखो 1। तो इसीलिए टी आर प्लस 1 आर्थ टर्म या nth टर्म टी आर प्लस 1 में तो हमेशा एनसीआर ए के पावर में n माइनस आर, बी के पावर में r। अगर तुमको ये r प्लस 1 है, किसी ने बोला कि भाई साहब मेरे को पूरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, a प्लस बी रेस टू 10 में मेरे को t5 चाहिए, t5। t5 का मतलब भाइयों और बहनों, t5 का मतलब होता है 5th टर्म। और 5th टर्म अगर मेरे को निकालनी है, मैंने यही बोला था तुम लोगों को, अगर तुमको n प्लस 1 होता है, ये r प्लस 1 होता है, अगर तुमको 5th टर्म चाहिए तो r प्लस 1 इक्वल्स टू 5, तो r बनेगा 4। अगर तुमको t5 निकालना है तो t5 कब आएगा? जब तुम्हारा r खुद 4 देगा। और r का वैल्यू अगर 4 है तो इसका 5th टर्म क्या आएगा? देखो r की वैल्यू 4 के लिए तो आंसर बनेगा 10c4 b a और b के पावर में जितना r का वैल्यू है उतना b का वैल्यू जाता है, तो इसका पावर बन गया 4 और a के पावर में दोनों का डिफरेंस 10 माइनस 4 बन गया तुम्हारा 6, तो यहाँ पे आएगा 6। ये हो गई तुम्हारी 5th टर्म। ये तुमको पूछते हैं एग्जाम्स में, कोई नहीं पूछने वाला एक्सपेंशन लिख के दिखा, कोएफिशिएंट बता। हाँ इतना बोल लेंगे वो लोग कि भैया ये 5th टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, तो ये रहा कोएफिशिएंट और इसकी वैल्यू क्या है, और जो तुमने अभी सॉल्व की 10 9 8 7, डिनोमिनेटर में 4 3 2 1, 4 2 8 से 8 कटा, 3 1 3, ये आंसर बना 210। ये 210 जो है इसको कोएफिशिएंट ऑफ 5th टर्म बोला जाता है। एक और चीज पूछता हूं तुम लोगों से, किसी ने ये बस इतना सा फंडामेंटल है, अगर ये r प्लस 1 होता है, 5th टर्म बोला r का वैल्यू 4 आएगा, 7th टर्म बोला r का वैल्यू 6 आएगा एंड सो ऑन। किसी ने ये बोल लिया, आ गया तुम्हारा चैप्टर एक्स स्क्वायर माइनस 3। चलो सिंपल लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t5? क्या कोई हेल्प करेगा मेरी? इस बार मैं क्या कर दूं फिर? r is equal to 4. r इक्वल्स टू 4। तो t5 के लिए अगर r का वैल्यू 4 है तो आंसर 10c4
ये रहा पहला ब्रैकेट, ये रहा दूसरा ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट ये है, दूसरा ब्रैकेट ये है, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 1/x। तो इसका पावर कितना जाएगा, दोनों का डिफरेंस 10 - 4 बन रहा है 6, और इसका पावर जा रहा है तुम्हारा 4। इसको सॉल्व कर लो, आंसर बनेगा 10c4 x to the power 12, डिनोमिनेटर में x to the power 4, तो अल्टीमेटली 10c4 x to the power 8। अब किसी ने पूछा कि कोएफिशिएंट क्या है उसका, फिर तो इसको तुम सॉल्व कर लेते हैं 10c4 को, जो तुम्हारा जो भी कुछ आंसर आएगा। अब जिसको जो पूछना है यू मे आस्क। थोड़ा सा पेशेंस अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। सर यस जो सर। डिनोमिनेटर में अपन लिखते ना 4 × 3 × 2 हाँ। पूरा, और न्यूमरेटर में फिर भी न्यूमरेटर में 10 से तो 1 तक पूरा लिखना पड़ता है क्या? आवाज तेरा बहुत कम आ रहा है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हेलो हेलो सर। हेलो, हाँ हेलो, बोला सर बता। हेलो, डिनोमिनेटर में जो हाँ। आर की वैल्यू रहती है ना, वो अपन 4 से तो 1 तक पूरी लिखते ना फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई हाँ। करके, तो फिर न्यूमरेटर में भी वैसा करना पड़ता है क्या? मतलब 10 न्यूमरेटर में 4 बार लिखना है, जितना डिनोमिनेटर में उतनी बार उसको पीछे लिखना है। ओके सर। और तेरा हो गया ना ये, तू तो इवनिंग के बैच भी कर रहा है नहीं अरे सर इवनिंग की वजह समझा नहीं ना सर। ना। अच्छा कोई बात नहीं, वो उनका 3 बार हो चुका है, चौथी बार चल रहा है इवनिंग के बैच का चैप्टर। हाँ हाँ सर, पूछो सर। पावर कैसे, मतलब वो किया कैसे, ये क्वेश्चन समझा नहीं। तू देख, तू ही बता मैं कैसे देख तो एक बार। तो आपने पहले ये x स्क्वायर को 6 से 6 लिया और 1/4 1/x रेज़ टू 4। एक बार देख ले इसको, एक बार इसको देख ले फिर बता। मैं समझ सकता, तुम लोग के लिए नया है ये सब, मैं आई कैन अंडरस्टैंड। कुछ तुम नहीं लोग जो समझा। हो रहे हो ना, वैल्यू जीती थी हमेशा -1 करना है। हमेशा -1 करना है। किसमें? अगर t 10 था तो t 9 लिखना है क्या हमेशा? आप 9 हाँ वो रहेगा क्या? T10 कहाँ बोला मैंने ऐसा, मैंने R+1 के लिए बोला। अगर देखो 7th टर्म निकालना है, 7th टर्म, वापस एक बार बोलता हूँ, रुको। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा जो भी कुछ जो भी कंफ्यूजन चल रहा है तुम लोग का, एकदम वैलिड है, कोई नहीं। इसका मतलब तुम लोग सीख रहे हो, इससे पहले तुमको ऐसा पता नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, ये x² + 3/x to the power 7 है। सबसे पहले इतना ही बताना मुझको, इसका पावर देख के नंबर ऑफ टर्म्स कितनी खुलेंगे इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 8 नंबर ऑफ टर्म्स 8 रहेंगी, क्योंकि ये n+1 खुलता है। इसमें टोटल टर्म्स होंगी 8। अब मेरे को 8 के टर्म लिखनी ही नहीं है। मेरे को इस एक्सपेंशन में मेरे को 7th या 5th जो टर्म है ना, 5th टर्म, वो बताओ कौन सी है। 5th टर्म मतलब यहाँ पे आओ, 2 मिनट, पास्कल्स ट्रायंगल समझ जाओगे तुम लोग। ये a + b रेज़ टू 6 था, तो कितनी टर्म खुलनी चाहिए? 6 है तो 7 टर्म खुलनी चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 खुल गई 7 टर्म। अब मेरे को ना ये 7 टर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो 10 तक सिखाते थे भैया पूरा करके दिखाओ, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं। मेरे को इंटरेस्ट है 3rd टर्म में। 3rd टर्म माने कौन? जिसका कोएफिशिएंट 15 आएगा, और इसका आंसर रहेगा a के पावर में। देखो a का पावर यहाँ पे 6 था, फिर 5 आया, फिर 4 बना, और यहाँ पे b का पावर 2 बना। ये गई मेरी 3rd टर्म और आंसर खत्म। ये पूछ रहा है आईआईटी वाले तुमसे, वो तुमसे पूरा एक्सपेंशन नहीं पूछ, उनको ये चाहिए। ये बता दी मैंने, क्योंकि मेरे पास एक्सपेंशन था। अब इसी क्वेश्चन को मैं तुमको बीटी से करके दिखाता हूँ। देखो a + b रेज़ टू 7 है, कितने टर्म खुलेंगे इसके? टोटल टर्म्स 8 खुलेंगे। मेरे को 8 टर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट है 5th टर्म में। और तुमको पता है 5th टर्म निकालने के लिए r का वैल्यू क्या चाहिए? 5th टर्म के लिए r कितना चाहिए? 4 r = 4 चाहिए, तो रख दो r = 4। r = 4 मतलब 7c4। ठीक है, ये पहला ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है। पहले ब्रैकेट में कौन है? x², दूसरे ब्रैकेट में कौन है? 3/x है। अब मैंने क्या बोला, जितना r का वैल्यू है वो सेकंड के पावर में जाता है। सेकंड मतलब इसके पावर में जाएगा। कितना जाएगा 3/x पावर उसका? 4। अब देखो दोनों को मिला के 7 बन रहा है ना, तो यहाँ पे अगर 4 दिया तो इन दोनों का डिफरेंस कितना बचता है? 3 इसको दे दो। अब ये तुमको पता है a के पावर में m के पावर में अगर n रहा तो आंसर बनता है a to the power mn। मल्टीप्लाई हो जाते दोनों, तो आंसर क्या बना? 7c4, x के पावर में बन गया 6, ये बन गया 3 के पावर में 4 अपॉन x के पावर में बन गया 4। ठीक से लिखो, 7c4
3⁴ x का स्क्वायर, ये रही तुम्हारी फिफ्थ टर्म, ये तुमको पूरी सॉल्व नहीं करवानी थी। अब पूछो अगर किसको पूछना है कुछ। सर जो जितनी टर्म फाइंड करनी रहती है उसका -1 की वैल्यू आर रहती है ना? यस, ठीक है, अब सेट है, सबके सब सेट है अभी। अब पूछना है किसी को कुछ। प्रैक्टिस सर। अब तुमसे आईआईटी वाले क्या पूछते हैं पता है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं फिफ्थ टर्म में भी, वो तुमसे पूछते हैं कि भैया फिफ्थ टर्म में x का पावर कितना है, तुम्हारा आंसर आएगा 2। वो पूछेंगे कि फिफ्थ टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, तुम्हारा आंसर ये आएगा, अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बोलता हूं तुम लोग के लिए, ट्राई करना, गलत करने का कोई सीन नहीं है। t3 का वैल्यू पूछा है, अगर एक्सपांशन है x³ माइनस 2/x टू द पावर 6, माइनस को भूलना मत, ठीक है, माइनस भी काम में आएगा तुम्हारे। सर ये आईआईटी में 7C4 का वैल्यू नहीं पूछेंगे ना? नहीं पूछेंगे, डिपेंड ऑप्शन में क्या है। अब 7C4 तो सॉल्वेबल है ना, तुम सॉल्व कर सकते हो ना उसको, तो उसमें तो उतना तो एक्सपेक्ट करेंगे तुमसे कि वो सॉल्व करो उतना। is 6c2 into 4 into c to the power 10. अगर सॉल्व करो जरा खुशी होगी मेरे को, सॉल्व करके देखना, शायद तुम्हारा जल्दी आंसर आएगा। सर 60 into x raised to 10. ओके, सर 112 into x raised to 10. ऑलराइट, Sir, 60 into x raised to 10. ओके, सर 60x to the power 10. फाइन, 60 into x raised to ठीक है। अब ये तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे वो सॉल्व करना, t3 निकालना। सबसे पहले बोलो t3 कैसे आएगा, कौन r के वैल्यू कितने के लिए वो 3 देगा, r इक्वल टू 2 के लिए देगा, तो r इक्वल टू 2, तो t3 इक्वल टू r इक्वल टू 2 के लिए 6c2 आ गया। इसका x टू द पावर 3 का डिफरेंस, डिस्टेंस में पावर में जाएगा 4, और ये बनेगा तुम्हारा -3/x का स्क्वायर, तो आंसर 6c2 into 9 2 आएगा ना, 2 का स्क्वायर 4, राइट। ये बनेगा x के पावर में 12 अपॉन x का स्क्वायर, तो आंसर 6c2, 6 into 5, ये 2 into 1 into 4 into x to the power 10, 2 1 जा 2 2 जा, आंसर इज 60 x के पावर में 10। ये तुम्हारा फिफ्थ टर्म है, ये थर्ड टर्म है, सॉरी। आ गया, अब रेंज आ गया तुम्हारा। अब यहां तक तो सब सेट था, तुम लोगों ने अच्छे से किया भी। अब क्या करेंगे, तुमसे ये पूछा जाता है, अब देखना, अब ये आ गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन आईआईटी का। यहाँ पे सब दिया था कि x के पावर में, जो हमेशा याद रखना एक्सपांशन में, ये जो r है, r, ये r हमेशा एक पॉजिटिव नंबर रहेगा और हमेशा इंटीजर रहेगा, इंटीजर, वो कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तुम ये नहीं बोल सकते कि r का वैल्यू 1/5 बताओ, 2.5 बताओ, 3.5 बताओ, वो सॉल्व नहीं होता, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन में, अगर ये बोला गया है x टू द पावर 4 माइनस या प्लस लेता हूं 3/x टू द पावर 3 टू द पावर 10, ये क्वेश्चन है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6। क्वेश्चन नंबर 2, which term gives x to the power 11? Number 3, which term is independent of x? Independent of x, ये IIT का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है। देखते हैं, आसान है बहुत, तुमको वैसे भी फील आएगा कि हाँ ये तो बहुत सिंपल है, बस थोड़ा पेशेंस की कमतरता है तुम्हारे अंदर, जो तुमको सॉर्ट आउट करने में मदद करेगा। अब देखो सॉरी,
अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम ये करो। अब सबसे पहले यहाँ पे मेरे को ये नहीं बोला गया कि एक्स कौन सा टर्म निकालना है, आर का वैल्यू कितना है वगैरह वगैरह। मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पे, मैं देख ये पा रहा हूँ कि मेरे को एक्स का पावर 6 चाहिए, एक्स का पावर 11 चाहिए, एक्स का पावर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए। जब भी तुमको एक्स के बारे में कोई भी आइडिया ना हो उस टाइम उसकी जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म क्या आएगी? जनरल टर्म हमेशा होती है r+1 के लिए, तो tr+1। भाइयों और बहनों, मेरे को इस बार में r की वैल्यू का आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैं r को r ही ले रहा हूं। इसके जनरल टर्म कैसे बनेगी देखो, 10cr x टू द पावर 4 के पावर में क्या जाएगा मेरा 10 - r, और 3/x³ के पावर में कितना जाएगा r। क्या तुम सब यहाँ तक मेरे साथ हो? यहाँ तक ओके सभी यस का? सर, यस अब सर। बोलो आगे, आगे देखो क्या बोलना है। फिर यहाँ तक पहुंचने के बाद मैं तुम सबसे ये बात कर रहा कि इनको सेपरेट करते हैं पहले चीज। तो आंसर बनेगा 10cr। x के पावर में दिख रहा है क्या 40 - 4r इंटू 3 के पावर में r, और डिनोमिनेटर में x के पावर में 3r। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। देखो 3r x3r। अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n होता है a के पावर में m-n। ये 3r ऊपर जाके माइनस करेगा, तो आंसर बनेगा देखो 10cr 3 के पावर में r और x के पावर में 40 - 7r। यहाँ तक किसको प्रॉब्लम है बताओ? यहाँ तक जिस किसी भी कुछ दिक्कत है पूछ लो, अभी सेंटर में अपन क्वेश्चन के है सर, उससे तो बता। देख, तू ही देख और एनालिसिस कर और फिर बता मेरे को। पूछना खाली इसलिए मत पूछो ताकि पूछना है। देखो एक बार सच में पूछने लायक है या ऐसे तुम पूछ रहे हो, एक बार ऑब्जर्व करो। समझा आगे। सबसे पहले मेरे को एक्स के पावर के बारे में कोई आइडिया नहीं थी, इसलिए मैंने उसको वैसे बनाया। अब आगे ये सीन है, यहाँ पे लिखते समय जब अपन लोग लिख रहे हैं यहाँ पे देखो, जब अपन लोग लिख रहे हैं यहाँ पे देखो, तो क्या करें? पहला क्वेश्चन है मेरा, पहला क्या मांग रहा है वो तुमसे मांग रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 चाहिए तुमको। तो पहला क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6, और x का पावर कौन है? ये तुम्हारा x का पावर है। इसका मतलब x का पावर 6 लाने के लिए इसको 6 होना पड़ेगा, और ये 6 कब होगा? जब 40 - 7r का वैल्यू तुम्हारा 6 बनेगा। सब शफलिंग कर लो, तो 7r का वैल्यू बन रहा है 34, तो r का वैल्यू बन रहा है 34/7। क्या कोई इंटीजर आ रहा है इसका वैल्यू? 34/7 इंटीजर है क्या? नहीं, ये No, पॉइंट sir. में आएगा। तो r क्या आ रहा है? नॉन इंटीजर आ रहा है, और r अगर r तो नॉन इंटीजर हो ही नहीं सकता। मैंने यही बोला कि r हमेशा पॉजिटिव है और एक इंटीजर है। इंटीजर मतलब ऐसा नंबर 2 3 4 5 ऐसा नंबर नहीं आएगा, 0.6 0.3 वगैरह वगैरह नहीं आएगा। अब ये पॉसिबल ही नहीं है, और टर्म पॉसिबल तब नहीं होती जब उसका कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट इज 0। एक बात बताओ, एक इक्वेशन है सपोज x³ + x² + 5, इसमें कौन सा कोएफिशिएंट मिसिंग, कौन सी टर्म मिसिंग है? इसमें मिसिंग है 0x, इसलिए x का कोएफिशिएंट क्या हो गया फिर यहाँ पे? 0 है। वैसे ही इस x एक्सपेंशन में x का पावर 6 है ही नहीं, मतलब क्या? जरूर किसी ना किसी ने उसका कोएफिशिएंट 0 लिखा होगा। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, आई नो नया है तुम लोग के लिए, कंफ्यूजन तो होगी। विच टर्म गिव्स x टू द पावर 11? अब x टू द पावर 11 चाहिए, तो इसका 11 कर दो वापस से एक बार। तो आंसर क्या बना? 40 - 7r = 11। तो 7r क्या बन रहा है यहाँ से? 7r = 29। क्या 7 के टेबल में 29 आता है? बिल्कुल नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे भी कोएफिशिएंट क्या? कौन सी टर्म? नो टर्म। ऐसी कोई टर्म नहीं है जो टर्म तुमको x टू द पावर या फिर x टू द पावर क्या देगी? 11 देगी। अब इसी क्वेश्चन को मैं और एक बार तोड़ रहा हूँ। एक काम कर लो, इसको मैं इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब मेरे को x इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होता है भाइयों कि x की टर्म ही मिसिंग है, और x की टर्म मिसिंग तब रहेगी जब x का पावर 0 हो जाएगा। किसको 0 करना है अभी इस बार? इसको 0 करना है।
40 माइनस 7r को। अगर तुम इसको 0 कर रहे हो, 40 माइनस 7r इज इक्वल टू 0, तो 7r इज इक्वल टू 40, तो r इक्वल टू 40/7। तो क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन सी टर्म? नो टर्म। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने रैंडम बनाए थे तुम लोगों को कंसेप्ट समझाने के लिए। अब देखो और पूछो जो पूछना है। सर सेकंडचा आन्सर आपल्याला असंच कळत होतं ना डायरेक्ट? कसा कळत होता? तर तिथं क्वेश्चन मध्ये पॉवर दिलेली 10, मग 10 हायेस्ट पॉवर असेल ना? बरोबर, पण तू इथं बघतोयस का मध्ये? मग आपल्याला 11 विचारलं होतं. इथं बघितलं का तू? हे बघितलं, दोन वेगवेगळे टर्म्स आहेत, यांचे ऍडिशन सबट्रॅक्शन होईलच ना कुठे ना कुठे. तू 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 हे बघतोयस फक्त. तू असं राहिला तर बोलला असतास तू मला की सर a टू द पॉवर 10 b टू द पॉवर 10 पेक्षा जास्त येणार नाही. पण तू दिसतोय तुला x चा पॉवर डिनॉमिनेटर में क्यूब है, तो कुठे कुठे काटणार याला जाऊन? माइनस प्लस तो होईलच ना पॉवर मध्ये. ठीक है, आ जाओ. अब तुम लोग के लिए मेन क्वेश्चन देता हूँ जो मेंस में ऑलरेडी आ चुके हैं, ताकि तुमको भी एक समझने में आ जाए. उससे पहले तुम लोग देखो जब तक मैं क्वेश्चन निकालता हूँ. क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें कोई भी आंसर नहीं दिया हो, मतलब नन ऑफ द अबव, ऐसा? नन ऑफ द अबव हो गया. ठीक है. अरे बहुत फंडामेंटल है. मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तुम लोग नए, तुम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना इसको, इसलिए मेरा पहला इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि तुम्हारा कंफ्यूजन ना हो, आराम से कर लो चीजों को. अब ये देखो, थर्ड तुम्हारा क्वेश्चन क्वेश्चन है आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो तो बोल रहा ना अभी सुदेश, तेरा कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 4 in x/2 minus 3/x² to the power 10. करो, काटा काटी होंगी, टर्म्स कटेंगे, फिर तुम्हारे आंसर्स आएंगे. सर 0 येत आहे. 0 आंसर नहीं है इसका. सर टी की वैल्यू क्या डालने की? क्या डालने की? टी की वैल्यू क्या? टी कोणती? टी कुठे याच्यामध्ये? टी है ही नहीं ना इसमें. ठीक है, पहला क्वेश्चन था तुम लोग 2 है. 2 क्या है. क्या? R की वैल्यू. अच्छा आर बोलना तू. टी क्या हाँ, बोल रहा है सर. तू? आर बोलना. हाँ, Yes, आर sir, वैल्यू 2 2 है. आएगा. यस, की आर वैल्यू वैल्यू 2 yes, sir. आएगा. तो आर तू टी बोल रहा, मैं टी समझ नहीं पाया ना मैं भी. आ गया क्या? बहुत टफ जा रहा है क्या समझने में? थोड़ा टफ जा रहा है पर कर रहा हूँ. अरे ऑब्वियसली टफ तो जाना ही है, सिंपल थोड़ी ना. एक बार हाँ इतना है, ये तुमसे इससे पहले कभी हुआ नहीं है, इसलिए मैं बोल सकता. सर r = 3.
अरे आर इक्वल टू 3 में क्वेश्चन ही नहीं चल रहा था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सर ठीक है। 5 into 3 अरे raised ठीक है, हेलो, हाँ ठीक है, एक बार देख लो ये वाला, अगला वाला तुम लोग कर लो, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब बोला ये गया है इसके एक्सपांशन में तुमको करना क्या है, सबसे पहले x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट निकालना है। अब तुमको नहीं पता कौन सा r का कौन सा वैल्यू x टू द पावर 4 देगा, उससे पहले जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म से निकालो उसका वैल्यू। तो जनरल टर्म बोलो इसका tr+1, क्या बन जाएगा r+1, ncr मतलब कौन, 10cr आ गया, 10cr तुम्हारा। उसके बाद x/2 के पावर में 10 - r और -3/x² के पावर में r जाएगा। यहाँ तक तुमने लिखा, यहाँ तक किसको प्रॉब्लम थी? नो सर। नहीं सर। तब सब ओके थे। तो इसको कोएफिशिएंट को बाहर निकालो, आंसर आ गया 10cr बाहर, 1/2 रेस्ट टू पावर में 10 - r बाहर, -3 के पावर में r बाहर, और x का वैल्यू दिख रहा है मेरे को 10 - r - 2r। बोलो ये कैसे आया? देखो ये बन गया 2r, ऊपर जाके बना -2r, तो आ गया यहाँ तक। इसको ये क्या लिख दूं मैं, इसको लिख दूं क्या, 10cr 10 minus 3r 1/2 10 - r, ये बन रहा है -3 के पावर में r, और x का पावर 10 - 3r बोला। यहाँ तक आई डोंट थिंक किसको भी प्रॉब्लम होगी। अब ये हो गई इस एक्सपेंशन की जनरल टर्म। अब तुमको ये बोला गया है भैया इस एक्सपेंशन में तुमको निकालना है x का पावर कौन सा, x का पावर 4, और x का पावर 4 मतलब इसको 4 होना पड़ेगा ना इसको। तो आंसर क्या लिख दूं, क्या लिखूं मैं, 10 - 3r बिकेम 4, तो 3r का वैल्यू बन गया तुम्हारा 6, तो r बन गया तुम्हारा 2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर मैंने ये पूछा होता कि कौन सी टर्म है जो मेरे को x का पावर 4 देगी, वो टर्म कौन सी आएगी? फिर अभी r का वैल्यू कितना है, 2, और r अगर 2 है तो टर्म कितनी होती है, 3। तो आंसर आता सर थर्ड टर्म आपको r = 2 दे रही है, मतलब थर्ड टर्म आपको x का पावर 4 दे रही है। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा था, उन्होंने ये पूछा था कि कोएफिशिएंट बता। अब कोएफिशिएंट मतलब कौन, ये कोएफिशिएंट, ये तीनों के तीनों, ये तीन इन्वॉल्व होंगे अभी। तो आंसर क्या बनेगा, 10c2 1/2 2 के पावर में 8 -3 के पावर में स्क्वायर, तो 10c2 का वैल्यू 10 × 9 अपॉन 2 × 1, ये 1/2 को नहीं छेड़ते, -3 का स्क्वायर बनता है 9, 2 से तो ये सीधा लिख दूं क्या, 90 × 9 अपॉन 2⁹, या फिर 810 810/2⁹। देखो ये 90 × 9 बना 810, 2⁸ × 2 बना 2⁹। अब जिसको पसंद आया ऐसा लिखो, नहीं पसंद आया तो ऐसा लिखो, 810 के नीचे 512 और तोड़ सकते हो, आंसर आएगा 4 से 5, डिनोमिनेटर में 256। ये हो गया कोएफिशिएंट। ये होता है तुम्हारा, इतना हार्ड था क्या आर का वैल्यू निकालना खाली सर और एक हाँ, और एक का एक और 50 क्वेश्चन और तो बहुत करने हैं। और एक से क्या होगा, बुक ज्यादा होनी चाहिए। आ जाओ एक करते हैं और। अरे नया, बस नया है ना सब कुछ, इसलिए थोड़ा तुमको स्टार्टिंग में हो सकता है तकलीफ हो समझने में, निकालने में। आ जाओ कोई बात नहीं, निकालना ये है। अगर हम पावर में ही रखे तो जो आंसर चल जाएगा, डिपेंड ऑप्शन में क्या है वो नहीं पता होता ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको निकालना होता है। which term gives x to the power 4 in x के पावर में 4/1/x³ to the power 15। चलो निकाल लो। मुझे ऊपर का नहीं समझा। क्या सर ये ऊपर का कैसे सॉल्व किया नहीं समझा। तू देख ले एक बार, बता मेरे को कैसे सॉल्व किया। तो एक बार ऑब्जर्व एनालिसिस कर, एनालिसिस करने के बाद मेरे को पूछ एक बार देख ले कहाँ से नहीं समझा, फिर बता, मैं ऑफिस एक बार समझाता हूँ फिर। बता कहाँ से नहीं समझ में आ रहा वो। सर ये अपने सेकंड स्टेप में 1/2 का लाया। मैंने कहा 1/2 लाया, कौन से सेकंड स्टेप में? ये इधर 10 यार। हाँ 10। तू फर्स्ट टाइम लेक्चर कर रहा है क्या? मॉर्निंग में तो अभी 9 बजे ज्वाइन नहीं हुआ था क्या तू, जब मैं फॉर्मल एक्सप्लेन कर रहा था ये वाला? रुक जा, नहीं सर फॉर्मल। इसका क्या है?
x को मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने x को बाहर निकाला और 1/2 को साइड में रखा। कहाँ लाया नहीं ना अलग से, मैंने यहाँ से 1/2 -3 को साइड में रखा, मैंने नंबर्स थे इसीलिए, बस मैंने x को साइड में लिया। ठीक है। सर हाँ, सर आंसर इज 9th टर्म। 9th term is the correct answer. 9th term is the correct answer. 9th term is the correct answer. मैं करा दूं अभी वापस से, देखो क्या सीन है। रुको सर। हाँ ठीक है, x⁴ निकालना था, ये तुम्हारे एक्सपेंशन थे। अब सबसे पहले मेरे को नहीं पता x का कौन सा टर्म x⁴ देगा, जिसको नहीं समझा था उसके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना बेटा, अभी x⁴ चाहिए तो मेरे को नहीं पता कौन सा टर्म देने वाला है, तो मैं जनरल टर्म निकाल लेता हूँ। जनरल टर्म मतलब tr+1, तो ये क्या बनेगा 15cr पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में r, ये क्या बनेगा x के पावर दोनों का डिफरेंस 15 माइनस टर्म आंसर आ रहा है। ये बनेगा तुम्हारा x⁴ के 1/x³ के पावर में r। इतना समझ में आया होगा तुम लोग को फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं। अब सेपरेट करो, आंसर बनेगा तुम्हारा 15cr x⁴ में 60 माइनस 4r माइनस 3r। कैसे, ये दोनों डिफरेंस हो गया ना ऊपर जाके, ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया दोनों को। अब आगे उस वाले क्वेश्चन में क्या था, उस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे तुम्हारा 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, तो मैं इसको भी ले रहा था, इसको भी ले रहा था। ठीक है, अब फंडामेंटली तुम लोग यहाँ तक पहुंचने के बाद तुम लोग को क्या करना है, इसको एक पहले निकाल लेते हैं। 15cr x के पावर में 60 माइनस 7r, यहाँ तक ठीक है। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी क्या मेरे, देखो तो एक बार, ये सही जा रहे हैं अपन, सही है। अब क्या बोला गया है, अब क्या देख, ये बनी जनरल टर्म tr+1। अब तुमसे पूछा ये गया था कि तुमको x का पावर कौन सा चाहिए, x का पावर 4 चाहिए, मतलब x का पावर 4 मतलब इसको 4 होना पड़ेगा। ये 4 कब होगा, जब 60 माइनस 7r तुम्हारा 4 देगा, तो 7r का वैल्यू बन रहा है 56, तो r बन रहा है तुम्हारा 8। और r अगर 8 आ रहा है तो टर्म कौन सी होती है, वो 9th टर्म होती है, तो आंसर इज T9। अब जिसको लास्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, क्या तेरे को अभी तेरा प्रॉब्लम क्लियर हो गया या वापस एक बार बताओ। हो गया सर, आ रहा है। हो गया सर। अरे पेशेंस रखो ना, थोड़ा पेशेंस, दैट्स कुछ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लोग तुमसे इतना ही पूछेंगे, भैया करके दिखाओ, बस सीख लो पहले। एक बार तुम लोग सीख गए ना ये सब चीजें, तो निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएंगे तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना। इंडिपेंडेंट टर्म्स के ना ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन है सर, अपने शीट में टिक करके दो ना आज। हाँ है ना, तुम इसको करो, T6 निकालना है। मैं एक माइक बंद करो 2 मिनट के लिए। आ गया क्या, T6 निकालना है। सर, r is equal to 15/7। ओके, R इक्वल 15/7 अगर आ रहा है तो आंसर बनेगा क्या? नहीं सर, नहीं आ रहा। r इज इक्वल टू 15/7। तो R इक्वल, मैंने क्या बोला था, R कभी फ्रैक्शन में होता नहीं है। हाँ सर, इंटीजर होता है। इसका मतलब क्या है फिर? इसका जीरो मतलब सर, कोई टर्म No term, ही no नहीं है, term, वो टर्म no पॉसिबल ही term। नहीं है। ठीक है, ऑल राइट।
तुम्हारा आज का डीपीपी। तुम लोग को आज के पूरे की पूरे डीपीपी में डेली प्रैक्टिस में बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, बहुत मतलब कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे अभी भी, जितना हो सके उतना कर लो। पहला चीज ये ब्लॉक के क्वेश्चन अगर बने तुम निकाले, नहीं बना तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, फिलहाल हो जाएगा, ठीक है। मिडिल टर्म बाकी तुम लोग का, ठीक है। ये तुम्हारे ये 5-6 क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कर लो जितना मैंने टिक करवा के दिया, और मैं तुमको जब इसका पीडीएफ भेज दूंगा कुछ क्वेश्चन डाल के भेजता हूँ फिर इसका, ठीक है। का भी पीडीएफ